अतिरंजित दृश्य। मुझे अचानक थोड़ा असहज महसूस हुआ। यह चीज दोबारा जीवन में नहीं आएगी, है ना? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुराई से बचने के लिए इन ताबीजों के अलावा कमरे में और कुछ भी नहीं था। मैंने भौहें सिकोड़ लीं और पत्थर के ताबूत की ओर देखा। चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। मैं बस आशा करता हूँ कि यह जाग न जाए। फिर मैं ताबूत पर कूद गया और उसे जबरदस्ती खोल दिया। अंदर से एक सौंधी सी खुशबू आ रही थी। मैं तुरंत घबरा गया। सामान्यतः एक ताबूत से सड़न की गंध आनी चाहिए, लेकिन मुझे अब इत्र की गंध आ रही है। यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। ताबूत के अंदर लाल वस्त्र में एक महिला की लाश चुपचाप पड़ी हुई थी। उसके नैनंश किसी पेंटिंग की तरह नाजुक थे। मैं कल्पना कर सकता था कि वह जीवित कितनी सुंदर थी। जो सबसे भयानक था वह था उसके माथे पर लाश को सील करने वाला ताबीज चिपक गया। मैं घबराहट से निगल गया। लानत है! यह निश्चित रूप से शक्तिशाली है। मैंने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, लेकिन मेरी आंखें उसकी उंगली पर रखी अंगूठी पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाईं। मैंने फुसफुसाकर कहा, इसके लिए क्षमा करें। हाल ही में मेरे पास नकदी की थोड़ी कमी हो गई है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए आपकी अंगूठी उधार ले लूंगा। मैंने तुरंत उसकी उंगली से अंगूठी उतार दी, फिर ताबूत को बंद कर दिया और बिना पीछे देखे चैम्बर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद चैम्बर का दरवाजा फिर खुला। पृथ्वी ड्रैगन गिरोह फट गया। उन्होंने जल्द ही देखा कि ढक्कन हटा दिया गया था, लेकिन कमरे में पीले कागजों को नजरअंदाज कर दिया। वे सीधे ताबूत के पास गए। लू बियाओ उस पर कूद पड़ा और ढक्कन को धक्का देकर खोल दिया। जब लू बियाओ ने महिला की लाश देखी तो उसने सहजता से जोर से निगल लिया। वह अवचेतन रूप से आगे बढ़ा और उसके शरीर से लाल वस्त्र हटा दिया। वह उसके पूरी तरह से संरक्षित रूप की प्रशंसा करना चाहता था, लेकिन उसी क्षण अचानक एक भयावह हवा चली। उसके सिर पर रखा ताबीज अजीब तरह से जल उठा और पल भर में राख में बदल गया। साथ ही लाल कपड़े वाली महिला ने आंखें खोलीं। लू बियाओ बुरी तरह डर गया था। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन एक ठंडा हाथ पहले ही उसकी पीठ में घुस चुका था, उसके दिल को कुचल रहा था। उसने आवाज तक नहीं की। इससे पहले कि उसका शरीर सूख जाता, अचानक हुए इस दृश्य ने बाकी लोगों को भयभीत कर दिया। वे भागने के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन अंत में कोई भी मौत से नहीं बच सका। सबको मारने के बाद उसने धीरे से वहां छुआ जहां उसकी अंगूठी हुआ करती थी। उसकी रक्तलाल आंखें उस ओर घूर रही थीं जहां मैं गायब हो गया था। अब तक मैं अपने यार्ड में वापस आ गया था और भंडारण रिंग की सामग्री की जांच कर रहा था। मैंने जो देखा उससे मैं पूरी तरह से दंग रह गया। यह 100 घन मीटर जगह थी। संसाधनों का पहाड़ की तरह ढेर लग गया था, जिसमें जीवित मिट्टी, ड्रैगन लार और स्पिरिट मैरो शामिल हैं। मैंने जीवित मिट्टी का एक मुट्ठी आकार का टुकड़ा लिया और उसे बिजली गिरने वाली लकड़ी के चारों ओर छिड़क दिया। जली हुई लकड़ी अचानक कांप उठी जैसे पृथ्वी से जीवन शक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। आधा मीटर लंबी विलो शाखा तेजी से बढ़ी। पलक झपकते ही लगभग 1 मीटर तक पहुंच जाना। मुझे आश्चर्य हुआ जब शाखा का एक हिस्सा टूट गया, एक हरे कंगन में बदल गया और मेरी कलाई पर फिसल गया। मैं मुस्कराया। क्या यह मेरे लिए एक उपहार है? धन्यवाद। इसके बाद मैंने ड्रैगन की लार निकाली और सावधानी से उसे बांस को खिला दिया। यह तरल पदार्थ जानवरों के पोषण के लिए बहुत अच्छा है। जब चील ने तरल पदार्थ खत्म कर लिया तो उसने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने शराब पी रखी हो और जमीन पर गहरी नींद में सो गया। इसका शरीर स्पष्ट दर से बढ़ा
और उसके पंखों में धात्विक चमक आ गई। अंत में मैंने स्पिरिट जेड मैरो पी लिया। गर्म शक्तिशाली ऊर्जा मुझ में फैल गई। मैंने अपने पूरे शरीर में शक्ति का मार्गदर्शन करते हुए स्वर्ग निगलने की तकनीक को सक्रिय किया। सामान्य कृषक अक्सर ऊर्जा बर्बाद करते हैं, लेकिन इस तकनीक ने हर बूंद को परिष्कृत किया। मेरी साधना स्वाभाविक रूप से स्पिरिट सी स्तर 1 तक पहुंच गई। केवल अभी क्या मैंने सचमुच खेती का द्वार खोल दिया है? और बोतल में स्पिरिट जेड मैरो थोड़ा ही खत्म हुआ था। तभी वानुआ कमरे से बाहर आया, मुझे रात के खाने पर बुलाने के लिए। उसने मुझ में बदलाव महसूस किया और किसी कारण से आंसू गिरने लगे। मैंने उसकी लाल आंखों की ओर देखा। आयु, क्यों रो रही हो? वानुआ सिसकने लगा। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं, मास्टर। आयु को उम्मीद है कि एक दिन मैं खुद को साबित कर दिखाऊंगी, तो लोग देखेंगे कि मैं कोई हारा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। यह सुनकर मैंने वानुआ को सांत्वना देने के लिए उसे गले लगाया। वह दिन आएगा। आखिरकार मैं वानुआ का सबसे करीबी व्यक्ति हूं। यह अजीब होगा अगर उसने कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। वह बस यही चाहती है कि मैं बेहतर हो जाऊं। इसने मुझे सचमुच छू लिया। दोपहर के भोजन के बाद मैं सीधे वानबाओ ट्रेड गिल्ड गया। बूढ़ा दुकानदार और कुछ कर्मचारी, हम रहस्य बक्सों को शेल्फ पर रखने में व्यस्त हैं। मैं सीधे काउंटर पर गया। मुझे मिस्ट्री बॉक्स नंबर 36 चाहिए। दुकानदार थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है, बस एक क्षण। अचानक खून से सनी आंखों वाला एक आदमी वानबाओ ट्रेड गिल्ड में घुस गया। यह जियोहू था, वही आदमी जो बॉस ने कहा था पिछली बार कुछ पैसे इकट्ठा करने गया था। जियाओहू ने दुकानदार से कठोर आवाज में बात की। रहस्य बक्सों का एक नया बैच आज आया। सही, नंबर 10 और 36 प्लस नंबर 52। मैं उन सबको ले जाऊंगा। पकड़ना। दुकानदार परेशान दिख रहा था। तुम्हें बस थोड़ी देर हो गई है। अन्य सभी रहस्य बक्से यहां हैं, लेकिन डिब्बा 36 इस ग्राहक को पहले ही बेचा जा चुका है। दुकानदार मुझे 36 का डिब्बा देने ही वाला था। जियाओहू कूद गया। पकड़ना। मैंने ये सभी रहस्य बक्से स्वयं चुने। मेरा लकी नंबर वही है। उनमें से एक में कुछ अच्छा होना तय है, तो मुझे बॉक्स 36 लेना होगा। बस दूसरा चुने। जियाओहू ने मुझ पर नजर डाली और बक्सा लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैं तेज था। मैंने मिस्ट्री बॉक्स छीन लिया। फिर मैंने सीधे उस पर गोली चला दी। मैंने इसके लिए पहले ही अपने पैसे से भुगतान कर दिया है, तो यह मेरा है। कोई भी इसे मुझसे नहीं ले रहा है। सच कहूं तो मैं उसे शाप देना चाहता था, जैसे जाओ खो जाओ। बॉक्स 36 के अंदर जिंगजी रहस्य है। क्या दूसरों में से किसी के पास वह है? लेकिन दूसरे विचार पर मैं चुप रहा। मैं अपना पर्दा नहीं उठाना चाहता। झाओहू गुस्से में दिखे। लड़ाई छिड़ने वाली थी। दुकानदार ने तुरंत आगे आकर मामला शांत कराया। झाओहू ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। दुकानदार, ठीक है, मैं वानबाओ गिल्ड को कुछ सम्मान दूंगा। झाओहू के लिए वानबाओ गिल्ड कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वह खिलवाड़ कर सके। चूंकि दुकानदार ने हस्तक्षेप किया, इसलिए उसे पीछे हटना पड़ा। मैंने जियाओहू को ठंडी नजर से देखा और चला गया। मेरी वर्तमान ताकत के साथ जियाओहू को कोई खतरा नहीं है। वानबाओ गिल्ड छोड़ने के बाद मैं सीधे घर चला गया। जिंगजी रहस्य के साथ प्रशिक्षण के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अचानक मुझे एक जानी पहचानी खुशबू नजर आई।
एक पल के लिए समय थम सा गया। हवा में धूल भी उड़ना बंद हो गई। मैं मौके पर ही दंग रह गया। मेरे सामने लाल वस्त्र पहने एक महिला खड़ी थी। यह प्राचीन कब्र से निकली हुई लाश थी। मेरी रीढ़ तक एक ठंडक सी दौड़ गई। बकवास, वह जीवन में वापस आ गई है। एक बर्फीले ठंडे हाथ ने बिना कोई आवाज किए चुपचाप मेरे कंधे को पकड़ लिया। मौत के स्पर्श ने मेरी खोपड़ी में सिहरन पैदा कर दी। तभी मेरी कलाई पर विलो कंगन हरे रंग की चमकने लगा। एक सेकंड बाद समय फिर से चलने लगा। शोरगुल वाली भीड़ और यातायात की आवाजें तेजी से वापस आ रही थीं। मैं वास्तविकता में वापस आ गया। लाल कपड़े वाली महिला चली गई थी। मैं व्यस्त सड़क पर खड़ा था, हर जगह उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वह बिल्कुल नहीं मिली। मैं असमंजस से स्तब्ध था। क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना थी या ये हकीकत थी? क्या वह लाश सचमुच मेरे पीछे पड़ी है? मैंने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और आंगन की ओर तेजी से चलने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया। पास की गली में लाल कपड़ों वाली महिला मुझे जाते हुए देख रही थी। उसकी भौहें कड़ी हो गई थीं। जिस हाथ से उसने मेरे कंधे को छुआ, ऐसा लग रहा था जैसे वह बुरी तरह जल गया हो। वह सीधे राख में बदल गया। जैसे ही मैं चला गया, उसकी आंखें मेरी पीठ पर टिकी रहीं। एक क्षण बाद उसकी आकृति चमक उठी और वो भूत की तरह चुपचाप मेरा पीछा करने लगी, जब तक उसने मुझे आंगन का दरवाजा खोलते और फीकी रोशनी से घिरे घर में कदम रखते नहीं देखा। उसका चेहरा अचानक डर से घूम गया। वह लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटी, फिर मुड़ी और गली में गायब हो गई। उसकी छाया पहले से भी अधिक तेजी से धुंधली हो गई। वापस आंगन में मैं जानवर की खाल का स्क्रॉल निकालने और उसे सूरज की रोशनी के नीचे रखने का इंतजार नहीं कर सका। खाल के माध्यम से प्रकाश चमक उठा और सुनहरी धावों की रेखाएं धीरे धीरे दिखाई देने लगीं। यह जिंगजी रहस्य के लिए प्रशिक्षण पद्धति थी। मैंने रून पैटर्न को ध्यान से याद कर लिया, फिर आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया और जिंगजी तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। किंवदंती कहती है कि यदि आप जिंगजी रहस्य में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप समय के प्रवाह का भी पीछा कर सकते हैं। इस कौशल के साथ, चाहे मैं दुश्मनों का पीछा कर रहा हूं या खतरे से भाग रहा हूं, मुझे बढ़त हासिल रहेगी। मैं अब और अधिक आश्वस्त हूं। अगले दिन सिस्टम की रोबोटिक आवाज फिर से बोली, आज का इंटेल 1 फेट का बेटा युन चेन कल गूफिंग सिटी आएगा और एक स्टॉल पर उसे 1 लाख स्पिरिट स्टोन की कीमत वाली जेड मिलेगी। स्थान पत्थर की दुकान पर है। विवरण के लिए क्लिक करें। आज का इंटेल 2 जियाओजी द्वारा मास्टर थीफ। अभी अभी लिंसी मिस्टिक क्षेत्र के लिए एक टेलीपोर्टेशन ताबीज चुराया गया है। जियाओजी के स्थान के आधार पर खोजने के लिए क्लिक करें। जब मैंने ये 2 जानकारी सुनी तो मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। युनचेन को चुना गया है। वह जो जेड चाहता है वह विशेष होना चाहिए। अगर मैं उसका अनुसरण करता रहूं तो मुझे इसका फल मिलता रहेगा। और लिंसी क्षेत्र पौराणिक है। यह अवसरों से भरा है, कई शक्तिशाली ताकतों, इन संप्रदायों की प्रतिभाओं द्वारा नियंत्रित है। अधिकतर विशेष शारीरिक गठन वाले होते हैं। यह मेरे लिए बिल्कुल सही मौका है। मुझे वह टेलीपोर्ट ताबीज अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है 9 लोगों की वायु का अस्थिक्षयकारी शरीर। जल्द ही सड़क पर मैंने एक बूढ़ी और एक युवा आकृति देखी। युवा उत्तराधिकारी है यीशा। बड़े उनके अभिभावक एल्डर इमो हैं। जैसे ही मैं करीब आने वाला था, मैंने उन दोनों को नोटिस किया। जल्दी करो, शहर से बाहर। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। हड़ताल करने की इच्छा को रोकना।
समुद्री क्षेत्र स्तर 1 पर ईशा को हराना आसान है, लेकिन उस अभिभावक के खिलाफ मैं उतना मजबूत नहीं हूं। ईशा को उतारने के लिए मुझे पहले उन्हें अलग करना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं छुपकर उनका पीछा करने लगा। शहर के दरवाजों से बाहर किसी सुदूर इलाके में जैसे ही मैंने प्रहार करने की तैयारी की, बुजुर्ग एमओ अचानक रुक गया। कुछ महसूस करते हुए वह दूसरी दिशा में चला गया। यशा का रंग पीला पड़ गया और वह घबरा कर भागने लगी। मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। क्या उनका शिकार किया जा रहा है? लेकिन एल्डर एमओ के साथ चला गया। मेरे पास यशा को मारने का मौका है। मैंने जिंग गुप्त तकनीक का उपयोग किया और तुरंत पकड़ लिया गया। यीशा ने मुझे अपने पीछे महसूस किया। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक खतरा था। हत्या के इरादे से भरी आंखें। वह चिल्लाया, मैं 9 लोगों का उत्तराधिकारी हूं। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? मुझ पर इस तरह हमला कर रहे हो? तुम मौत मांग रहे हो। यशा ने एक लाल युद्ध ब्लेड बनाया। सीधे मुझ पर वार करना। रक्त ऊर्जा ने जमीन को घेर लिया। मैंने एक ठंडी खर्राटे भरी और मानव राजा की मुहर लगा दी। आसमान से एक सुनहरी हथेली गिरी। मानव राजा हथेली के नीचे। उनकी रक्त ऊर्जा दयनीय थी। यशा को उड़ते हुए भेजा गया और वह मिट्टी में जोर से टकराई। खांसते हुए मुंह से खून आना। अनगिनत हड्डियां चकनाचूर हो गईं। यशा को ऊपर देखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तुम कौन हो? मैंने कोई शब्द बर्बाद नहीं किए। मैं आगे बढ़ा और उसकी गर्दन काट दी। फिर मैं तुरंत वहां से चला गया। लड़ाई काफी जोरदार थी। यह निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगा। तेजी से निकलना सबसे अच्छा कदम है। मैं जल्द ही एक सुदूर गुफा में बस गया। कुछ ही समय में दुष्ट शरीर परिष्कृत हो गया। मेरे भीतर ऊर्जा उमड़ पड़ी। समुद्री क्षेत्र की बाधाएं टूट गईं। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैं सीरम स्तर 5 तक पहुंच गया था। मैंने अपनी खेती देर से शुरू की और प्रतिभाओं से बहुत पीछे रह गया। लेकिन सिस्टम की मदद से मैं इस अंतर को पाट सकता हूं, या फिर उनसे भी आगे निकल जाएं। मैं गुफा से बाहर निकला। शाओ चोर का पता लगाना। द्वारा रात हो चुकी थी। रेन माउंटेन पर मंदिर में शाओ चोर बाई अपने प्रशिक्षुओं को चोरी की कला सिखा रहा था। वे ध्यान से सुन रहे थे। एक लड़के ने अचानक पूछा, मास्टर, मैंने सुना है कि आपने आज खजाना चुरा लिया है। क्या हम इसे देख सकते हैं? मैंने एक नीला ताबीज निकाला और उनके सामने लहराया। बिल्कुल। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। यह एक टेलीपोर्ट ताबीज है। इससे आप प्रवेश कर सकते हैं। गुप्त क्षेत्र ही। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। मानो ताबीज को नीचे देखने पर कोई छाया टिमटिमा रही हो। वह क्रोधित हो गया हो। उसने तुरंत पीछा किया, लेकिन वह छाया बेहद तेज थी। मैंने उसकी गति को सीमा तक पहुंचा दिया, लेकिन अंतर बढ़ने के बजाय और अधिक बढ़ गया। वह जोर से हांफते हुए रुक गया। हार मानने को तैयार नहीं, उन्होंने कहा। कैसी उन्मत्त गति है। लेकिन मुझसे चोरी? असंभव। उसने एक गहरी सांस ली और गोली की तरह बाहर निकल गया। बिजली के बोल्ट की तरह तेज। फिर भी उसे परछाई तक नजर नहीं आई। आकृति को लुप्त होते देखना। अपने पूरे जीवन पर संदेह करके। एक महान मास्टर चोर इतने अंतर से आगे निकल गया। दांत पीसते हुए वह गुर्राया, मुझे तुम्हें पकड़ने मत दो, अन्यथा तुम इसके लिए तैयार हो। लेकिन वापस मंदिर में उसने अपने प्रशिक्षुओं को स्पिरिट पत्थरों के ढेर पर चिल्लाते हुए देखा। बाई गंभीर लग रही थी।
ये पत्थर कहाँ से आए? लड़का जल्दी से चला गया। मास्टर, आप वापस आ गए। आपके जाने के तुरंत बाद एक भंडारण बैग दिखाई दिया, अंदर 3000 स्पिरिट स्टोन के साथ और एक नोट। उसने नोट थमा दिया, लेकिन मैंने इसे देखा। इसमें लिखा था, लंबे तावीज के लिए। मैंने ये पत्थर ले लिए आपके मुआवजे के रूप में। बी का हृदय द्वंद्वग्रस्त हो गया। क्या वह जानता था कि मैं उसे पकड़ नहीं सकता? अच्छा, तावीज चला गया। यह कोई बुरा सौदा नहीं है। मैं टेलीपोर्ट तावीज के साथ वापस अपने यार्ड की ओर चला गया। अब जब यह मेरे पास है, मैं बस उद्घाटन का इंतजार करूंगा। रात जल्दी बीत गई। इंटेल। आभासी दुनिया दोपहर में आती है। आभासी दुनिया के बारे में सोचो। लॉग इन करने के लिए विवरण के लिए इंटेल पर क्लिक करें। बहुत दूर ग्रेट वेस्ट में पीली रक्त वाली घास उग आई है। इसे 3 दिन में ले लिया जाएगा। स्थान के लिए क्लिक करें। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मैंने आभासी दुनिया की जांच की। विवरण और चकित था। यह एक आभासी नेटवर्क की तरह है। आभासी दुनिया में उपयोगकर्ता व्यापार और प्रशिक्षण कर सकते हैं। मुझे स्वयं देखना होगा कि यह कैसे काम करता है। दूसरी खबर परेशान करने वाली थी। वह जड़ी तो बहुत दूर है। 30 दिन में भी नहीं। क्या मैं इसे वहां बना सकता हूं? फिर मेरी आंखें चमक उठीं। यदि मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाता, तो मैं आभासी दुनिया में ऊंची कीमत पर जानकारी बेच सकता हूं। मन बना लिया। मैं दोपहर को आभासी दुनिया में प्रवेश करूंगा। लेकिन अभी मुझे चेन में होना चाहिए। उस 100 के स्पिरिट स्टोन जेड के लिए। मैं स्टॉल क्षेत्र में पहुंचा। एक दाढ़ी वाला आदमी सेटिंग कर रहा था। मैंने तुरंत ही उस प्राचीन जेड को देख लिया। मैंने शांत रहने की बहुत कोशिश की। बॉस, इस जेड के लिए कितना? दाढ़ी वाले विक्रेता ने मुझे आकार दिया। 500 स्पिरिट स्टोन और यह आपका है। मैं पूरी तरह से हैरान लग रहा था। सीधे मोलभाव करने चला गया। तुम मुझे लूट क्यों नहीं लेते? क्या यहां कुछ भी वास्तविक है? केवल 5 स्पिरिट पत्थर। दाढ़ी वाले विक्रेता का चेहरा तेजी से बदल गया। सौदा। मैं आज तुम्हें अपना पहला ग्राहक बनने दूंगा। आत्मा के पत्थर सौंप दो। मैं 1 सेकंड के लिए रुका। मेरा सिर खुजाओ। चुने हुए का भाग्य छीन लो। ऐसा महसूस होता है कि मेरी किस्मत लगभग बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बस आत्मा पत्थरों का भुगतान किया। दाढ़ी वाला विक्रेता उन्हें ले गया। मुझे प्राचीन जेड सौंप दिया। काफी प्रसन्न दिख रहे हैं। मैं अंदर से उतना ही खुश था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यह जेड 1 लाख स्पिरिट स्टोन के बराबर है और मुझे यह बहुत आसानी से मिल गया। मैं बूथ से दूर हो गया। तभी एक युवक मेरे पास से गुजरा। वह युन चेन थी जिसे भाग्य ने चुना था। युन चेन दाढ़ी वाले विक्रेता के पास गया। चारों ओर सावधानी से खोजा गया, लेकिन प्राचीन जेड को नहीं देख सका। उसने जल्दी से दाढ़ी वाले विक्रेता से पूछा। पता चला कि जेड पहले ही बिक चुका था। यिन चेन का चेहरा बदल गया। एक पल के लिए वह सिर्फ आत्मापोषण जेड के लिए गुफेंग शहर में आया था। उसे अपने स्वामी की लुप्त होती आत्मा के लिए इसकी आवश्यकता थी। उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे इतना हरा देगा। युनशेन ने अनिच्छा से 20 स्पिरिट स्टोन निकाल लिए। जानकारी के लिए विक्रेता को धक्का दिया। जेड खरीदने वाला व्यक्ति कैसा दिखता था? तुम्हें याद है? दाढ़ी वाले विक्रेता ने मेरे बारे में एक मोटा विवरण दिया। फिर यिनचेन गुफेंग शहर के चारों ओर घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। नरक के रूप में निराश।
ठीक उसी समय यिनचेन की अंगूठी पर एक हल्की चमक उभरी। उसके दिमाग में अचानक एक आकर्षक महिला की आवाज गूंजी। यह यिनचेन के गुरु शेन जिनलान थे। यिनचेन, क्रोधित मत होइए। यह ठीक है अगर आत्मा का पोषण करने वाला जेड चला गया है। मास्टर, मैं थोड़ी देर रुक सकता हूं। लिंगसी गुप्त क्षेत्र जल्द ही खुलेगा। फिर एक और मौका मिलेगा और आपको अंदर बहुत सारे अवसर मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए बेहतर होगा कि हम चले जाएं। ये भूतों से भरा शहर, वरना आप कभी भी खतरे में पड़ सकते हैं। युनक्सिन ने सिर हिलाया। हाँ मास्टर। फिर जल्दी से गुफेंग शहर से बाहर निकल गया। एक बार जब मैं घर पहुंचा तो मैंने प्राचीन जेड का अध्ययन करना शुरू कर दिया। जल्दी ही इसे पुरानी किताबों में ढूंढ लिया। यह एक आत्मा का पोषण करने वाली जेड है। किसी की आत्मा का उत्थान और पोषण कर सकता है। मैं चकित रह गया। पूरी तरह से एक अप्रत्याशित बोनस। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम ने इसका मूल्य 1,00,000 स्पिरिट स्टोन आंका। एक गहरी रहस्यमय आवाज। अचानक मेरे मन में विस्फोट हुआ। आभासी क्षेत्र उतरता है। सभी अभ्यासकर्ता कृपया लॉग इन करें। मैंने अपने पास 100 आत्मिक पत्थर रखे हैं। मौन पाठ किया। आभासी क्षेत्र में लॉग इन करें। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो मैं एक विस्तृत मैदान पर था। थोड़े ही देर के बाद अभ्यासकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। उनमें से प्रत्येक ने काले वस्त्र पहने थे। चेहरे पिक्सेल युक्त दिख रहे थे। मैं मुस्कुराया। बहुत बढ़िया सेटअप। जब तक मैं चाहूंगा कोई भी यह नहीं जान सकता कि मैं कौन हूं। जल्द ही कुछ स्मार्ट लोगों को व्यवसाय का मौका नजर आया। मौके पर ही स्टॉल लगाएं। प्लाजा चिल्लाने वाले विक्रेताओं से भरा हुआ था। चीजें अत्यधिक जीवंत हो गईं। मैंने अपना गला साफ किया। चिल्लाकर कहा, मुझे प्रसिद्ध हुआंग की ग्रास के बारे में जानकारी मिल गई है। 2 दिनों के लिए वैध। सिर्फ 10,000 स्पिरिट स्टोन। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, आसपास चीजें शांत हो गईं। बहुत से विक्रेता और व्यवसायी मुझे आश्चर्य से देखने लगे। एक अभ्यासी ने उत्सुकता से पवित्र जड़ी बूटी के बारे में पूछा। यह सिर्फ एक पौराणिक वस्तु है। दुर्लभ, आसानी से नहीं मिल सकता। मैं शांत रहा। अगर आप जानना चाहते हैं 10,000 स्पिरिट पत्थर, और यह जानकारी केवल 2 दिनों के लिए ही अच्छी है। उस अभ्यासी ने तुरंत मोलभाव किया। 10,000 स्पिरिट पत्थर। अधिक महंगा। यह असली हुआंगची घास भी नहीं है। बस कुछ जानकारी। अन्य सहमत हुए। मैं नाराज होकर हंस पड़ा। यही कारण है कि इसकी कीमत इतनी अधिक है। यह हुआंग की ग्रास के बारे में जानकारी है। यदि यह वास्तविक पवित्र जड़ी बूटी होती तो आप इसे 10,00,000 स्पिरिट स्टोन के लिए भी नहीं खरीद सकते। मैं चिल्लाया, चुप रहो। 10,000 स्पिरिट स्टोन, कोई मोलभाव नहीं। यदि आप यह चाहते हैं तो भुगतान करें। यदि नहीं तो खो जाओ। ये सुनकर सभी पागल हो गए। लेकिन कुछ नहीं कर सका। यह आभासी क्षेत्र है। यहां सब कुछ नकली है। वे मेरा निर्माण भी नहीं देख सकते। मैं कौन हूं इसकी जांच करना तो दूर की बात है। तभी एक काले कपड़े वाली आकृति मेरे पास आई। क्या वांगची घास पर आपकी जानकारी वैध है? अगर ऐसा है तो मैं खरीद रहा हूं। मैं अभी 10,000 स्पिरिट स्टोन का भुगतान कर सकता हूं। मैंने पूरे विश्वास से वादा किया। बेशक यह सच है। काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति चिंतित लग रहा था कि मैं उसके साथ धोखाधड़ी करूंगा। उन्होंने धमकी दी, अगर यह फर्जी है, भले ही आप दुनिया के किनारे पर हों, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। उसने मुझे आत्मा के पत्थर सौंपे। मैंने उसे हुआंग की ग्रास के बारे में सारी जानकारी दी। अगले ही पल उसका चेहरा फीका पड़ गया।
ऐसा लगता है कि उसने आभासी दुनिया छोड़ दी है। तो फिर मेरे लिए सबसे रहस्यमय क्षेत्र का दौरा करने का समय आ गया है। मैं जल्द ही सपनों के शाश्वत जिले में पहुंच गया। यह सबसे खास जगह है। मूलतः अभ्यासी यहां स्वतंत्र रूप से स्वप्न देख सकते हैं, विशेषकर खेती के सपने। हकीकत में समय सपनों की तुलना में 12 गुना धीमी गति से चलता है। इसके अलावा ड्रीम इटर्नल डिस्ट्रिक्ट में सपनों की 4 परतें हैं। पहले 3, प्रत्येक परत पिछली से 12 गुना तेजी से आगे बढ़ती है। स्वप्न की चौथी परत अनोखी है। अफवाह है, वहां कोई नहीं गया है। प्रत्येक स्वप्न परत अलग अलग तरीके से काम करती है, इसलिए स्पिरिट स्टोन की लागत बढ़ जाती है। मैं आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि मुझे और अधिक स्पिरिट पत्थरों की आवश्यकता है। उस रास्ते दिन ब दिन अवसर की तलाश करें। रात को सपने में खेती करना, यह एकदम सही है। मैंने खेती करने के लिए सपनों की पहली परत में प्रवेश किया। इस बार मैं अपने गुप्त कौशल पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। मेरी गति बढ़ा रहा हूं। कुछ देर बाद सिस्टम ने एक घोषणा की। आज का इंटेल 1 लिंक्सी सीक्रेट रियलम आधिकारिक तौर पर कल खुलेगा। लकी यिनचेन को वहां फीनिक्स ब्लड मिलेगा। फीनिक्स ब्लड के स्थान के लिए यहां क्लिक करें। आज का इंटेल भी, व्यवसायी चूचे ने खजाने के लिए मारा, मिला चंद्रमा का फल। अब बुरी तरह घायल हो गए। एक गुप्त स्थान में उपचार। चयने का स्थान चुनें। यहां क्लिक करें। मैंने बुद्धि का पहला अंश देखा और ढेर सारी भावनाएं महसूस हुई। वास्तव में भाग्य द्वारा चुने गए व्यक्ति होने पर खरा उतरता है। यहां तक कि फीनिक्स का खून भी उसे जाता है। लेकिन अब जब मुझे इसके बारे में पता चला है, फिर यह फीनिक्स खून मेरा है। और चेशन के बारे में खुफिया जानकारी में भी उल्लेख किया गया है। वह मुझे पूरी तरह याद है। हिंगडवान पहाड़ों पर वापस। वह अपनी उच्च खेती पर भरोसा करता था, अहंकारी और दबंग व्यवहार करता था और सभी कृषक भंडारण रिंगों का निरीक्षण करना चाहता था। यदि मैंने अराजकता पैदा करने के लिए अपनी भक्षण करने वाली राक्षसी तकनीक का उपयोग नहीं किया होता और भ्रम की स्थिति में भाग नहीं गया होता, मैं पहाड़ का खजाना भी नहीं रखता। शायद मेरी भी जान चली जाती। अब वह बुरी तरह घायल है और भाग रहा है, इसलिए वह मुझ पर निर्दयी होने का आरोप नहीं लगा सकता। फिर मैंने चेशियोन के स्थान पर टैप किया और सीधा चला गया। सबसे पहले बदला लेने के लिए। दूसरा, क्योंकि उसके पास चंद्र आवरण क्रिस्टल फल है, जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। यदि मैं इसे परिष्कृत कर सका, तो शायद मैं दैवीय शक्ति के दायरे में प्रवेश कर सकूंगा। इस समय विशाल व्हेल गिरोह के सदस्यों द्वारा चेशियोन का पीछा किया जा रहा है। वह गंभीर रूप से घायल है, वापस लड़ने में पूरी तरह से असमर्थ और ठीक होने के लिए केवल एक गुफा में छिप सकता है। काफी समय बाद उनकी चोटें कुछ कम हुईं। वह दांत पीसकर बोला, विशाल व्हेल गैंग, बस मेरी प्रतीक्षा करो।